आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर वार्म वेलकम। आज हम पढ़ेंगे स्थानांतरित कृषि के बारे में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। सुखाड़ा विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के भूगोल पाठ्यक्रम में मानव भूगोल का जो पार्ट है उसकी तीसरी यूनिट से रिलेटेड यह टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और यह स्थानांतरित कृषि जो टॉपिक है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले स्थानांतरित कृषि का एक सामान्य परिचय। तो जैसा आप जानते हैं, मानव ने कृषि करना जब प्रारंभ किया तो सबसे पहले स्थानांतरित कृषि ही प्रारंभ करी, यानी कि कृषि के अंतर्गत सबसे पहले आदिम कृषि जो शुरू हुई वो स्थानांतरित प्रकार की थी। तो स्थानांतरित कृषि उतनी ही पुरानी है जितना कि कृषि का इतिहास पुराना है, क्योंकि कृषि करना शुरुआती स्थानांतरित कृषि से हुआ। आज से लगभग 7000 से लेकर 8000 वर्ष ईसा पूर्व, 7000 से 8000 वर्ष पूर्व यह स्थानांतरित कृषि का प्रारंभ हुआ था, जब मानव एकत्रीकरण के स्थान पर भोजन का उत्पादन करने लगा। यानी कि पहले जीवन यापन के लिए खाद्य संग्रहण, एकत्रीकरण करता था आखेट, और उसके साथ साथ या उसके स्थान पर मेनली जो एक्टिविटी हो गई भोजन का उत्पादन करना कृषि के द्वारा, और वो था स्थानांतरित कृषि के द्वारा। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो जैसा हम जानते हैं, जब ईसा पूर्व 7 से 8000 वर्ष पूर्व की हम बात करें तो बहुत ही छोटी जनसंख्या थी, विश्व में बहुत विरल, बहुत कम जनसंख्या थी, और भूभाग ज़्यादातर भाग था वहाँ पर वनस्पतियाँ थी। तो मानव कहीं एक क्षेत्र चिन्हित करके वहाँ वनस्पतियों को काटता, उन्हें जला देता और कृषि करता। और जब 1-2-3 वर्षों बाद लगता कि यहाँ जब उपज कम प्राप्त हो रही है तो अन्यत्र जाके फिर से यही प्रोसेस करना, वहाँ जाके वनों को साफ करना, जलाना, कृषि करना, फिर वापस और अगले क्षेत्र में चले जाना। तो इस प्रकार इस कृषि का जब प्रारंभिक जो प्रकार था उस समय समय पर कृषि करने के लिए स्थान परिवर्तन करता रहता था, जिस वजह से इसे कहा जाता था स्थानांतरित कृषि। ठीक है, अब बात करते हैं स्थानांतरित कृषि के विश्व में प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से। ठीक है, ये जो 3 प्रमुख क्षेत्र जिसे मैंने अन्य आर्थिक व्यवसाय में भी इन क्षेत्रों का उल्लेख हुआ, तो आप इनको जो है इनसे अच्छी तरह से परिचित है। एक मानचित्र के द्वारा ही इन क्षेत्रों के बारे में आपको बताता हूँ। विश्व में स्थानांतरित कृषि के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो विश्व में जो स्थानांतरित कृषि का जो क्षेत्र है वो मेनली यह विषुवत-रेखीय जो क्षेत्र हैं और इसके आसपास का जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है वो सबसे महत्वपूर्ण है। स्थानांतरित कृषि के जो क्षेत्र हैं वो ये मध्य अमेरिका और ये अमेजन बेसिन का क्षेत्र, फिर ये मध्य अफ्रीका जिसमें मेनली कांगो बेसिन का क्षेत्र, और फिर ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र जिसमें उत्तरी पूर्वी भारत और उसके साथ लगा म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, फिर ये मलेशिया, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी तक के क्षेत्र हैं। तो ये पूरा ही उष्णकटिबंधीय प्रदेश है ये वाला, जिसमें एक तरफ मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन, दूसरा ये मध्य अफ्रीका जिसमें कांगो बेसिन मेन है, और तीसरा ये दक्षिणी पूर्वी एशिया। ये जो प्रदेश मैंने आपको बताए हैं, अमेजन बेसिन, मध्य अफ्रीका जिसमें कांगो बेसिन मेन, फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया जिसमें भारत के साथ फिर म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, फिर आगे इंडोनेशिया, देन मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, ये जो प्रदेश हैं यहाँ स्थानांतरित कृषि को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये नाम कौन कौन से इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, हिंदेशिया यानी कि वही वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड वाला क्षेत्र, और उसके आगे मलेशिया। तो हिंदेशिया और मलेशिया में स्थानांतरित कृषि का एक प्रचलित नाम है लदान या लेदान। उत्तरी पूर्वी भारत जो असम और उसके समीपवर्ती जो प्रदेश है वहाँ स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कहा जाता है। फिलीपींस में स्थानांतरित कृषि को चेनगिन कहते हैं। मध्य अमेरिका और मेक्सिको और मध्य अमेरिकी जो क्षेत्र हैं वहाँ इसे मिल्पा कहा जाता है। वियतनाम में रे कहते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में इसे कोनुको कहा जाता है। दक्षिण अमेरिकी ही देश ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को रोका कहा जाता है। और ऐसे ही जो मध्य अफ्रीका कांगो घाटी वहाँ इसे प्रचलित नाम है मसोले। तो ये जो मुख्य जो क्षेत्र हैं स्थानांतरित कृषि के, वहाँ जो प्रचलित नाम है वो पड़े हैं, जैसे ब्राज़ील में रोका कहते हैं, वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं, मध्य अमेरिका मेक्सिको में मिल्पा कहते हैं, मलेशिया में लेदान कहते हैं, भारत का उत्तरी पूर्वी भाग में जो मेनली होती है वहाँ जूमिंग कहते हैं। तो ये स्थानांतरित कृषि का अलग है। श्रीलंका में इसको
जो है चेन्ना कहते हैं, तो ये अलग अलग नाम है। अब कुछ अन्य विशेषताएं स्थानांतरित कृषि की प्रक्रियाएं, उनके बारे में पढ़ते हैं। अब महत्वपूर्ण है भूमि का चुनाव और उसकी तैयारी। स्थानांतरित कृषि के लिए कौन सी भूमि चुनी जाती है, क्या तैयारी की जाती है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, स्थानांतरित कृषि में जो सबसे महत्वपूर्ण एक बात होती है वो है भूमि का चुनाव करना। और स्थानांतरित कृषि के लिए भूमि का जो चयन किया जाता है वो निर्णय परिवार या कबीले के सबसे अनुभवी सदस्य द्वारा लिया जाता है। और यह जो निर्णय लेने वाला जो व्यक्ति होता है वो परिवार या कबीले का मुखिया होता है। इसके लिए वह अछूता भाग चुना ज़्यादा जो है चयन किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, जहाँ पर लंबे लंबे पेड़, ऊंचे लंबे पेड़ हैं, साथ ही भूमि पर वनस्पति की मात्रा कम है। इसकी दो बातें हैं कि वनस्पति की मात्रा कम है तो उसको साफ करना जो आसान होता है, ऐसे वन प्रदेश में साधारण उपकरणों से उसकी साफ करना सुगम रहता है। दूसरा, लंबे पेड़ों की उपस्थिति ये संकेत करती कि इस भूमि को लंबे समय से प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि यहाँ की उर्वरा शक्ति जो है वो अधिक होगी, इसकी जो उर्वरता है वो ज़्यादा होगी। साथ ही चयन करने में ये भी ध्यान रखा जाता है कि भूमि का चुनाव जो है ढलवा भूमि की जाए, ताकि वो सुप्रवाहित होती है, पानी वहाँ ठहरता नहीं, वर्षा के बाद जल सुगमता से प्रवाहित हो जाता है। ठीक है। फिर जो सेलेक्ट भूमि है वहाँ पर घास फूस को काटा जाता है, बड़े पेड़ काटे जाते हैं और फिर उसको समाप्त जो है जलाया जाता है और कृषि भूमि प्राप्त की जाती है। तो ये जो वहाँ जो चयनित क्षेत्र है वहाँ घास को और पेड़ों को काटना और जलाने का जो कार्य वर्षा ऋतु के जस्ट बाद जो है वो शुरू किया जाता है। वर्षा ऋतु के पश्चात जो है ये कार्य शुरू कर दिया जाता है वर्षा के समाप्त होने के बाद, क्योंकि वर्षा के जस्ट बाद जब वनस्पति वो सूख जाती है उनको काटना जलाना आसान रहता है, और साथ ही वर्षा ऋतु की जो नमी बनी रहती है उस नमी का भी प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ही इन्हें काटा जलाया जाता है और साथ ही जो है कृषि की बुवाई जो है वो भी साथ में शुरू कर दी जाती है। एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि इसमें वनों को काटा जाता है और जलाया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं कट एंड बर्न फार्मिंग, स्लेश एंड बर्न फार्मिंग या बुश फैलो। काटना और जलाना कट एंड बर्न, काटने को स्लेश भी बोलते हैं तो स्लेश एंड बर्न फार्मिंग या बुश फैलो कहा जाता है। काटना या जलाना कृषि कहा जाता है, और इसका एक नाम होता है कर्तन एवं दहन कृषि। तो ये कुछ नाम स्थानांतरित कृषि के लिए। कब ये जंगलों काटना और जलाना कार्य कब किया जाता है? वर्षा ऋतु के जस्ट बाद। जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है तो ये कार्य किया जाता है, और काटने भूमि जो है वह वनस्पति काटने और जलाने के जस्ट बाद फसल की बुआई भी कर दी जाती है। ज़्यादा समय पड़त नहीं रखा जाता, नहीं तो उसकी नमी जो है नष्ट होती जाती है। तो नमी है उसका अधिकाधिक उपयोग करने के लिए बाद जैसे ही खेत को साफ कर दिया जाता है, जला दिया जाता है वनस्पतियों को, और कृषि जो है शुरू कर दी जाती है। अब बात करते हैं ये था जो है भूमि का चयन और उस प्रक्रिया के बाद। अब है स्थानांतरित कृषि की अगली जो प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में। तो स्थानांतरित कृषि क्या उपकरण उपयोग में लिए जाते हैं, किस प्रकार से फसल की बुवाई की जाती है, कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, इनके बारे में जो है एक सामान्य परिचय जो है वो स्थानांतरित कृषि की प्रक्रिया के अंतर्गत अपन जानेंगे। तो देखिए, एक तो वनस्पति को साफ करने के पश्चात बुवाई की जाती है, तो इसमें खेत की कोई बहुत ज़्यादा विशेष तैयारी जो है वो नहीं की जाती है। वनों को साफ करने की बात, खेत को तैयार करने की विधि भी जो है वो आदि प्रकार की है। केवल सामान्य उपकरणों से, सबल, कुदाली, खुरपे से खेत को जो है ऊपर से कुरेदा जाता है। हल का प्रयोग जो है वो भी नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बैलों के प्रयोग से भी अपरिचित हैं। फसल की बुवाई जो है वो वन के साफ करने तुरंत बाद शुरू कर दी जाती है, जैसा आपको बता दिया, और ताकि वर्षा की जो नमी है उसका पूरा फायदा लाभ उठाया जा सके। और खेत जो है छोटे होते हैं, इनका आकार 0.5 से लगाकर 1.5 हेक्टेयर के बीच, 1.5 हेक्टेयर के बीच होता है। और खेत का जो आकार है वो अन्य कारकों के साथ साथ इस बात पर डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र की भूमि की उपजाऊ शक्ति कितनी है। अधिक उपजाऊ भूमि वहाँ खेत का आकार 0.5 हेक्टेयर तक होता है। और साफ किए भूभाग पर यह जो कृषि की जाती है उसे स्वीडेनी कृषि कहते हैं। स्वीडेनी कृषि के अंदर अनेक प्रकार की विविध फसलें उगाई जाती हैं। खाद्य फसलों के अंतर्गत इसमें मक्का, सोरगम, मोटे अनाज, चावल आदि उगाए जाते हैं। मक्का, चावल साथ साथ उगाए जाते हैं। और जहाँ कुछ ऐसे भूभाग स्थानांतरित कृषि में
जहाँ वर्ष में 2 वर्षा ऋतु होती है तो उसमें दोनों ही वर्षा ऋतुओं की जो नमी है, वर्षा है, उसका उपयोग किया जाता है। यानी कि 2 बार फसलें जो हैं, दोनों ही जो 2 वर्षा ऋतु के अंतराल में 2 जो शुष्क ऋतुएं होती हैं उसमें जो है फसल जो है वो प्राप्त की जाती है। फसल बुआई की विधि दोनों ही है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड और डिब्बल विधि, यानी कि छिड़काव करके बीजों का और खुदाई करके बीज बोए, खुदाई के साथ साथ बीज बोए जाते हैं, ये दोनों ही किए जाते हैं। और क्योंकि ये सारे जो स्थानीय कृषि के क्षेत्र हैं वो उष्णकटिबंधीय उष्णाद्र क्षेत्र हैं, अधिक तापमान और अधिक वर्षा के क्षेत्र हैं, इसलिए यहाँ पर फसलों का भंडारण जो है वो नहीं किया जाता क्योंकि फसल खराब हो जाती है। कृषि करने के लिए जो पद्धति है और जो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं वो बहुत ही सामान्य होते हैं। खेतों की निराई गुड़ाई के लिए, फसल की बुवाई, उसको काटने, उसको घर तक लाने के लिए कोई मशीन वगैरह का उपयोग नहीं किया जाता है, केवल मानवीय श्रम का ही प्रयोग किया जाता है। और जो उपकरण होते हैं वो भी बहुत साधारण, छड़ी है, कुदाली, फावड़ा, खुरपी, छुरा, तलवार आदि समेत, तलवार से वनस्पतियों को साफ करने के लिए। और फसल की सुरक्षा के लिए बच्चों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वह जीव जंतुओं से वगैरह फसल को बचाए। क्योंकि इसमें जो है घटिया उपकरणों का उपयोग करते हैं, साधारण से उपकरणों का, परंपरागत बीजों का उपयोग करते हैं, कृषि की पिछड़ी पद्धति का उपयोग करते हैं, बहुत सारी जगह अनुपजाऊ भूमि होती है, इन कारणों से जो उपज होती है वो बहुत कम प्राप्त होती है और मानव श्रम भी अधिक लगता है। और परिवार या कबीले के सभी सदस्य जो हैं कृषि में जो है हाथ बटाते हैं, सहयोग करते हैं। फिर भी उपज कम है तो उस उपज की कमी को पूरा करने के लिए साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। स्थानीय कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात इस प्रक्रिया में कि जो स्थानीय कृषि के लिए जो बोई गई भूमि का जो विस्तार है, कितनी बड़ी होगी भूमि, ये डिपेंड करता है परिवार की श्रम शक्ति कितनी है और परिवार को भोजन की आवश्यकता कितनी, उसके पर डिपेंड करता है। और जो भी उपज प्राप्त होती है वो परिवार के सदस्य द्वारा उपभोग कर ली जाती है, सरप्लस प्रोडक्शन जो है इसके अंतर्गत नहीं होता है। अब एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट पर और बात करते हैं, स्थानांतरण की प्रकृति और कारण के बारे में। नेचर और कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, इस स्थानांतरित प्रक्रिया में क्यों स्थानांतरण किया जाता है, उसकी क्या प्रकृति रहती है और स्थानांतरण करने के कारण क्या है। ठीक है, तो जैसा हम जानते हैं स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत वनों को काटा जाता है, जलाया जाता है। तो वनों को काटने से जो है कृषि जो मिट्टी है वो उसका संगठन ढीला हो जाता है और तेज़ बारिश के साथ जो है बहुत सारे उपजाऊ तत्व जो हैं वो बहकर चले जाते हैं। साथ ही और भी कुछ उपजाऊ पदार्थ वो निक्षालित यानी कि भूमि की निचली तह में चले जाते हैं, जिससे उपजाऊपन कम हो जाता है। तो 2-3 वर्षों के बाद कृषक को ये महसूस होता है, ये आवश्यकता लगती है कि उसकी उपज बहुत कम हो रही है, तो दूसरी जगह कृषि करता है। और बहुत कुछ सालों के अंतराल जहाँ पर उसकी बस्ती है वहाँ उसके आसपास की सारी भूमि को वो कृषि के लिए उपयोग कर चुका होता है और अब क्योंकि उसको दूर जाना होता है कृषि भूमि के लिए, तो उसके आवास और कृषि भूमि की दूरी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वह जो है अपनी पूरी जो बस्ती है उसको ही अन्य जगह शिफ्ट करता है। और जब पुनः जो पहले वाला स्थान वहाँ आने में लगभग 10 से 12 वर्षों की अवधि लगती, जब जाके पुनः जो है वह प्रारंभिक स्थान पे फिर से वन उगाते हैं और वह प्रारंभिक स्थान को साफ करके फिर से वहाँ कृषि प्रारंभ करता है। तो क्योंकि बीच में उसको उपजाऊ शक्ति कम होने से और दूरी बढ़ने से उसको अन्य जगह अपनी बस्ती को शिफ्ट करना होता है, तो स्थानांतरण का जो निर्णय लिया जाता है वो अनुभवी व्यक्तियों की टोली से किसी उचित स्थान की खोज करते हैं। और ये इसमें प्राय ऐसा स्थल देखा जाता है जो मंद ढाल पर हो, प्राकृतिक तटबंधों या उच्च भूमि पर पाया जाता है जहाँ बाढ़ का भय वगैरह नहीं हो। साथ ही क्योंकि ये लोग कुएं खोदना नहीं जानते हैं तो दैनिक जल संबंधी आवश्यकताएं पूर्ति के लिए नई बस्ती को ऐसे स्थान पर चयनित किया जाता है जहाँ पर कोई नदी, झील, तालाब, लेगून के किनारे निश्चित की जाती है ताकि जल की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो इस प्रकार से किसी भूमि का चयन किया जाता है और स्थान छोड़ा जाता है। 10-12 वर्षों बाद पुनः जो है उस प्रारंभिक स्थान पर फिर से वन उगाते हैं तो फिर से वहाँ पर जाया जाता है। तो ये प्रक्रिया रहती है। स्थानांतरित कृषि
और उसको अगर जनसंख्या के आस्पेक्ट में देखें तो स्थानांतरित कृषि विश्व के उन भागों में की जा रही है जहाँ न्यूनतम जनसंख्या बसाव, जहाँ जनसंख्या विरल रूप में, क्योंकि बड़ी जनसंख्या को स्थानांतरित कृषि के माध्यम से उनका भरण पोषण नहीं किया जा सकता। तो जनसंख्या, ये जहाँ पर स्थानांतरित कृषि का जो क्षेत्र है वहाँ औसत जो जनसंख्या घनत्व वो 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में विश्व की लगभग 20 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो स्थानांतरित कृषि पर निर्भर है और इसमें से 75% अकेले अफ्रीकी देशों के अंतर्गत है। और स्थानांतरित कृषि में सबसे कम घनत्व जो अमेजन बेसिन के क्षेत्र वहाँ पर है। अमेजन बेसिन का जो प्रदेश है लगभग 50 वर्ग किलोमीटर बड़ा और यहाँ केवल 15 लाख व्यक्ति हैं जो स्थानांतरित कृषि पर निर्भर करते हैं। तो ये थोड़ा स्थानांतरित कृषि की कुछ विशेषताएं, प्रक्रियाएं के बारे में हमने पढ़ा। जनसंख्या से भी जोड़ा तो स्थानांतरित कृषि की जो क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या बहुत कम है, विरल रूप में है। अब एक एस्पेक्ट भारत में जो स्थानांतरित कृषि है उसके बारे में, इसको थोड़ा भारत में स्थानांतरित कृषि को हम जानते हैं। तो देखिए, जब स्थानांतरित कृषि के विश्व में क्षेत्र बताए तभी आपको बता दें भारत का भी उत्तरी पूर्वी भाग जो है स्थानांतरित कृषि में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो भारत में जो असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ स्थानांतरित कृषि की जाती है और यहाँ जो स्थानांतरित कृषि उसको झूम या झूमिंग कहा जाता है। और पूर्वोत्तर भारत के इन राज्यों के अतिरिक्त भारत में पश्चिम घाट, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी स्थानांतरित कृषि की जाती हैं और यहाँ भी अलग अलग नाम है। पश्चिम घाट में इसे कुमारी कहते हैं, राजस्थान में वालरा कहा जाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इसे पेंडा, बीवर, दहिया, देपा आदि नामों से जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत में जो स्थानांतरित कृषि, इसके कई चरण हैं। सबसे पहले पहाड़ी ढाल पर किसी वन्य क्षेत्र को चयन किया जाता है, भूमि का चुनाव, फिर वहाँ वनों को काटा जाता है और जलाकर साफ किया जाता है और फिर जो है वहाँ पर जो उसे जलाकर राख में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी कि पहले भूमि का चयन है, फिर वनों को काटा जाता है, तीसरे चरण में कह सकते हैं वनों को जलाया जाता है। ये प्रोसेस होने के बाद खेत प्राप्त हो गया। फिर एक प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं कि देवी देवताओं की पूजा करना और बलि देना। खेत प्राप्त करने के बाद देवी देवताओं की पूजा की जाती है फसल बुआई से पहले और बलि दी जाती है। इसके बाद जमीन में बीज बोया जाता है, जमीन खोदकर खरपतवार को साफ किया जाता है और फिर फसल काटी जाती है, अनाज प्राप्त किया जाता है। इसके बाद एक प्रमुख और सांस्कृतिक प्रक्रिया कि उत्सव मनाए, फसल अनाज प्राप्त होने के बाद उत्सव मनाना और दावतें दी जाती हैं और उसके बाद भूमि को कुछ वर्षों के लिए पड़त छोड़ा जाता है। इस प्रकार से वहाँ स्थानांतरित कृषि को विभिन्न चरणबद्ध तरीकों से किया जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है भूमि का चुनाव, उसी के आधार अन्य प्रक्रियाएं जो है वो डिपेंड करती हैं। अनुभवी लोगों के द्वारा भूमि का चयन किया जाता है और भूमि का चुनाव मुख्यतः मिट्टी की उर्वरता के आधार पर करते हैं और मृदा की जो उर्वरता है वह मृदा के रंग और उसकी संरचना के आधार पर आंकी जाती हैं। बहुत सारी जगह पूरे कबीले के द्वारा, समुदाय के द्वारा ही भूमि साफ की जाती है, कई जगह परिवार के सदस्यों के द्वारा यह भूमि जो है साफ की जाती है। भूमि का जो आवंटन है, एक परिवार को कितनी भूमि दी जाए, ये डिपेंड किया जाता है कि उस परिवार का आकार कितना है और उसकी श्रम शक्ति कितनी है। इसके आधार पर भूमि का आवंटन किया जाता है। स्थानांतरित कृषि जो की जाती है झूमिंग कहते हैं, इसका कृषक जिन्हें झूमिया कहा जाता है। विविध प्रकार की फसलें झूमिंग कृषि के अंतर्गत उगाई जाती हैं। खाद्यान्न फसलें भी हैं, उसमें नकदी फसलें भी बोई जाती हैं। त्रिपुरा में इस स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत पटसन की कृषि भी की जाती है। स्थानांतरित कृषि के द्वारा भोजन की जो आवश्यकता है, वर्ष में 6 से 9 माह तक के भोजन की आवश्यकता तो स्थानांतरित कृषि के द्वारा भारत में इन राज्यों में प्राप्त हो जाती है और वर्ष की शेष अवधि के लिए भोजन के लिए ये लोग एकत्रीकरण, आखेट, मत्स्य पर निर्भर करते हैं। यानी कि जो स्थानांतरित कृषि है उससे इन्हें वर्ष भर का भोजन प्राप्त नहीं होता है। 6 से 9 माह की अवधि का भोजन कृषि से प्राप्त करते हैं और शेष अवधि के लिए एकत्रीकरण, आखेट पर निर्भर करते हैं। झूमिंग कृषकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे कृषि का क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है और जिसकी वजह से धीरे धीरे झूमिंग कृषि समाप्त हो रही है और या फिर इसका जो झूमिंग का चक्र 10 से 12 वर्ष जो है वो घटकर 6 to 7 ईयर हो गया है। और भारत में जहाँ जहाँ ये स्थानांतरित कृषि, वहाँ पर सरकार के प्रयास द्वारा उसे स्थानबद्ध कृषि में भी परिवर्तित किया जा रहा है। राज्य सरकारों के द्वारा सरकार प्रयास कर रही है कि स्थानांतरित कृषि की जगह स्थानबद्ध कृषि को बढ़ावा दिया जाए।
एक और एस्पेक्ट, स्थानांतरित कृषि का फ्यूचर क्या है। तो स्थानांतरित कृषि जो है यहाँ जो है बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण नहीं कर सकती। यहाँ जो प्रति व्यक्ति जो उपज है वो कम हो प्राप्त होती है, जिसकी वजह से अब स्थानांतरित कृषि को क्षेत्र निरंतर सिकुड़ता जा रहा है। सरकारें भी प्रयास कर रही हैं कि स्थानांतरित कृषि के स्थान पर, क्योंकि ये पर्यावरण के भी बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, वनों का बड़ी मात्रा में विनाश होता है, जिसकी वजह से अब स्थानांतरित कृषि के स्थान पर स्थायी कृषि को, स्थानबद्ध कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक अंतिम एस्पेक्ट इस टॉपिक का, स्थानांतरित कृषि की विशेषताएं प्रमुख। सबसे पहले इसमें फसलों के हेरफेर के स्थान पर खेतों का हेरफेर। सबसे बड़ी बात, इसमें फसल हेरफेर नहीं किया जाता बल्कि स्थान ही अपन चेंज कर देते हैं, यानी कि खेतों का जो है वो हेरफेर किया जाता है। खेतों का जो औसत आकार है वो 0.5 से लेकर 1.5 हेक्टेयर तक होता है। कई फसलें एक साथ उगाई जाती हैं, कुछ जड़ों वाली फसलें भी हैं, इसमें खाद्यान्न फसलें भी हैं, कुछ नकदी फसलें भी हैं, फल सब्जियां भी उगाई जाती हैं। और ये क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिससे मृदा की उर्वरता जो है, उर्वरा शक्ति है वो बनी रहती है। और एक किसी निश्चित सीमा तक कृषि की जाए अगर ये वाली, तो मृदा अपरदन भी इतना नहीं होता है। इसमें जो खेत हैं वो बिखरे हुए, इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। स्थानांतरित कृषि में कई फसलें यद्यपि उगाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। पशुपालन किया जाता है, लेकिन वो सीमित मात्रा में है। आज जो इस कृषि के अंतर्गत जो उपकरण औजार जो प्रयोग किए जाते हैं वो बहुत सामान्य होते हैं। कुल्हाड़ी, हंसिया का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन बहुत कम होता है, परिवार की आवश्यकता पूर्ति ही हो पाती है। और 2-3 वर्षों बाद जब उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाती है तो खेतों को छोड़ देना पड़ता है, दूसरे स्थान पर खेती करनी पड़ती है। कुछ देशों में स्थानीय कृषि का जो चक्र है वो 10 से 12 वर्षों का जो है मेनली स्थानीय कृषि का ये जो चक्र है वो होता है। तो ये मैंने स्थानीय कृषि को थोड़ा डिटेल में आपको शेयर किया है। ये टॉपिक अभी आपको प्रथम वर्ष के सिलेबस में भी है, और स्थानीय कृषि एक ऐसा टॉपिक जिसे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी निरंतर प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक्स आपको। अगले क्लास में किसी और टॉपिक के साथ आपसे फिर से रूबरू होंगे। धन्यवाद।